कि मुझे आगे कंडक्ट करने के लिए परमिशन दे साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम आपको सर। इस वेबिनार को शुरू करने की अनुमति है, आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रतनलाल चरगुप्ता साहब। और वेबिनार शुरू करने से पहले मैं तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करता हूँ और सभी संतों, गुरुओं और क्रांतिकारी हमारे महापुरुषों, वीरांगनाओं तथा सभी बौद्ध भिक्षुओं के चरणों में मैं 3 बार वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। हमारे संस्था के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष साहब माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, मैं उनको भी जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी MR प्रशांत साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, हमारे संस्था के समस्त छोटे और बड़े पदाधिकारी, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज इस वेबिनार में जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे RBM परिवार के, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और जैसा कि प्रत्येक सोमवार को समय 8 बजे से हमारा संविधान वाचन चलता है, जिसमें हमारे RC धीमान साहब, प्रोफेसर RC धीमान साहब हमें समय समय पर संविधान के बारे में हमें अवगत कराते हैं, हमें एक तरीके से पढ़ाई कराते हैं, हमें उस संविधान के अनुच्छेद उनको हर सोमवार को हमारे प्रोफेसर साहब हमें RC धीमान साहब हमें बखूबी संविधान की, जितना भी संविधान को एक आम नागरिक को सीखना चाहिए और जितना भी संविधान के बारे में हम सबको जानना चाहिए वो उतना ही कम होता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज हमारे संविधान वाचक हमारे प्रोफेसर RC धीमान साहब, जो मैं समझता हूँ वो जुड़ चुके हैं, मैं सर से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि साहब आप आएँ और हम सभी को संविधान के बारे में आर्टिकल 87 और 88 के बारे में जानकारी दे। माननीय प्रोफेसर RC धीमान साहब। धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, अभी स्क्रीन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाद नहीं आई है अभी। वेलकम स्क्रीन आ रही है साहब। अच्छा, जी सर, आई कॉन्स्टिट्यूशन वाली। आगे धन्यवाद। साथियों, जैसा कि मैं अपना डिक्लेरेशन भारत के समस्त नागरिकों के बीच में प्रस्तुत करता हूं, वह देश के समस्त नागरिकों के लिए प्रस्तुत है। मेरा नाम RC धीमान है और मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं।
धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग या किसी भी आधार पर किए जा रहे भेदभाव का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। साथियों, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा जैसे आदर्शों का मैं समर्थन करता हूँ। यह संवैधानिक ज्ञान देश के समस्त नागरिकों को मैं निःशुल्क, बिना किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के विधिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, और माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रत्नलाल चरगोत्रा जी, प्रदेश संयोजक, जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, जिले एवं वार्ड स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और हमारे देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के अंदर भाग 5 द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति और स्थिति के संबंध में चर्चा चल रही है। भाग 5 में कार्यपालिका की स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है और संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियां क्या हैं, यह भारत के संविधान के भाग 5 में प्रदान किया गया है, जिस पे चर्चा लगातार चल रही है। और आज का अनुच्छेद 87 चर्चा के लिए प्रस्तावित है। तो कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया है और उनकी स्थिति और उनकी शक्तियां क्या हैं, इस संबंध में डिस्कशन चल रहा है। और राष्ट्रपति को की जो स्थिति है संविधान में और जो शक्तियां हैं संविधान में, उन्हें प्रदान करने के पीछे कारण क्या है, इसका भी एक विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 87 क्या है, क्यों है, इस अनुच्छेद को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका विश्लेषण मैं अपने स्तर से, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पे
भी करने का प्रयास करूंगा। तो अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के संबंध में है, यानी कि आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की गई, अधिकार प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य, तो यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति के अधिकारों की बात हो रही है, उनको प्रदत्त शक्तियों की बात हो रही है। अनुच्छेद 87 एक कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि उन्हें राइट ये दिया गया है कि जब लोकसभा का निर्वाचन होता है और उसके बाद निर्वाचित सदस्यों का प्रथम सत्र आरंभ होता है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है उसके इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति को जो आयोजित प्रथम सत्र होगा उस सत्र के अंतर्गत दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की गई है। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि न केवल इलेक्शन के बाद आयोजित प्रथम सत्र में उन्हें अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है, बल्कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में भी उन्हें शक्ति प्राप्त है। यानी दोनों ही स्थितियों में माननीय राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 87 में कि वह दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे, क्योंकि वह देश के प्रथम नागरिक हैं और कार्यपालिका के प्रधान हैं। तो कार्यपालिका जो सरकार बनने के पश्चात या इलेक्शन के पश्चात जो सरकार जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर पहुंचते हैं और निर्वाचित होते हैं, उनकी जो है मानसिक स्थिति, उनकी बौद्धिक स्थिति, उनका ज्ञान उनके अलग अलग स्तर का होता है। तो उनको देश के संविधान के, सरकार के, देश की नीतियों की इत्यादि के संबंध में वह अभिभाषण करते हैं। और उस अभिभाषण में वह सिर्फ न केवल निर्वाचन के पश्चात आयोजित प्रथम सत्र के जो है निर्वाचित सदस्यों को करते हैं, बल्कि प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र बुलाया जाएगा, जैसे 2021 में एक सत्र बुलाया गया था और उसके बाद 2022 लगा। मान लीजिए 2021 में जो अंतिम सत्र बुलाया गया उसके बाद जो 2022 लगा, तो 2022 में जो सत्र बुलाया जाएगा पहला प्रत्येक वर्ष के, उसमें भी वह दोनों सदनों के
अंदर जो है अपना अभिभाषण करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति को अभिभाषण करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? आखिर उनको अभिभाषण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान निर्माता ऐसा क्यों उनको अभिभाषण करने का डायरेक्शन जो है संविधान के माध्यम से दे रहे हैं? तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भारत के संविधान के निर्माता के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। वो लोग जो चाहते थे कि भारत का संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति करे, वह भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। और उद्देश्य का किसी भी कानून की, उद्देश्य का किसी भी अधिनियम की कुंजी होती है, मास्टर की होती है। तो हम जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पे ध्यान देते हैं तो हमें नजर आता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास इत्यादि, ये जो है उद्देश्य संविधान निर्माता भारत के अंदर भारत के नागरिकों में रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त तो अन्य चीजें भी हैं। तो ये जो उद्देश्य है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, यही उद्देश्य सरकार का भी होना चाहिए और होता है। जो भी सरकार बनती है या बननी चाहिए, उसका भी वही उद्देश्य होना चाहिए जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। तो मुझे लगता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको अभिभाषण के माध्यम से संविधान के अंदर यानी रूल ऑफ लॉ, कानून का राज इस्टेब्लिश करने के लिए, कानून की जानकारी देने के लिए, देश राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए उनको जो है अभिभाषण प्रदान किया जाता है। इस लक्ष्य को जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, उस लक्ष्य को सरकार कैसे पूरा करेगी, यह मुख्य बिंदु होता है। और राष्ट्रपति को इन्हीं उद्देश्यों की, संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो नीतियां बनाई जानी है, जो विधि के शासन के लिए अति आवश्यक बिंदु हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है अभिभाषण केंद्रित करने के उद्देश्य से यह शक्ति प्रदान की गई है, ताकि जो है निर्वाचित जो सदस्य हैं उनका माइंड सेट हो सके कि व्हाट टू डू, उन्हें क्या करना है। क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य हैं, शायद उन्हें भारत के संविधान को बनाने के पीछे जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों का उद्देश्य रहा है, वह उद्देश्य जो है प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो उन्हें मालूम भी हो सकता है और नहीं भी मालूम हो सकता है। तो अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो वह अभिभाषण के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के द्वारा जो अचीव करने का उद्देश्य रखा गया था हमारे देश के नागरिकों के लिए, उसकी जानकारी भी प्रदान की जा सकती है। और अभिभाषण में नीतियां, भविष्य की योजनाएं इत्यादि इत्यादि भी शामिल किया जा सकता है। मतलब इट इज ए डायरेक्शन,
to the parliament to how to work in future. What are the policy of the government? What is the purpose? तो ये एक उद्देश्य है। अब जो है 87 एक के अंदर जो ये शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति की स्थिति को रखा गया। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति से ही क्यों अभिभाषण करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री से भी तो करवाया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति से भी करवाया जा सकता है। तो उसके पीछे भी एक कारण स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माननीय राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान हैं और जो मंत्रिमंडल है वह मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका है, संसद भी कार्यपालिका का हिस्सा है और राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो राष्ट्रपति चीफ हैं, वो कार्यपालिका के चीफ हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो मंत्रिपरिषद है वो बनाए। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व होता है, क्योंकि शासक जनता होती है, इसलिए मंत्रिमंडल ज्यादा महत्व होता है और उन्हीं के द्वारा जो है जो है पूरे देश के अंदर नीतियों का निर्धारण होता है, पार्लियामेंट में पास होता है कानून और जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम पूरे देश पे लागू होता है। तो ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कारण है। और अब हम जो है आर्टिकल 87 के अंदर जाते हैं और 87 के अंदर जो आर्टिकल है 2, आर्टिकल 2 कुछ नेट की समस्या है। खैर मैं बताता हूँ, अभी चेंज हो गया। तो अनुच्छेद 87 के अंदर पॉइंट नंबर 1, जिसमें माननीय राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की। अब पॉइंट नंबर 2 आगे उसी बिंदु पर है कि प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। इट मीन्स कि जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत अपने अभिभाषण करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, उस अभिभाषण के अंदर जो बिंदु जिन विषयों पर वह चर्चा करते हैं, उन बिंदुओं और उन विषयों पर उन बिंदुओं और उन विषयों पर चर्चा करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। मतलब माननीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत न केवल भाषण देंगे, बल्कि जो भाषण वह देंगे उन भाषणों में जो बिंदु पर चर्चा होगी उन पर जो है नियम बनाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। इस तरीके से अनुच्छेद 87 समाप्त होता है। स्लाइड चली गई है सर। स्लाइड चली गई, चालू कर रहा हूँ फिर से जी।
ये जूम जो है इसका बंद हो गया है और मैं कुछ चालू कर रहा हूँ। तो जो आर्टिकल, मुझे जरा वो लैपटॉप में जो है को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हेलो, जी सर। मेरे लैपटॉप को बना तो दीजिए कर दिया सर, को होस्ट कर ताकि दिया। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। कर दिया, धन्यवाद। तो अनुच्छेद 87 के अंदर राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में बताया गया है और उन्हें एक शक्ति प्रदान की गई है, अभिभाषण की शक्ति। और वह अभिभाषण में जिन विषयों पर चर्चा करते हैं उन पर नियम बना करके उस पर चर्चा करने की जो है सदन को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 88 में जो मिनिस्टर्स हैं उनके अधिकार प्रदान किए गए हैं, मिनिस्टर्स को अधिकार प्रदान किए गए हैं और महान्यायवादी को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को, प्रत्येक मंत्री और भारत के, अब शायद स्क्रीन आ गई, प्रत्येक जी सर, जी मंत्री, सर। हाँ, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, किसी भी सदन में बोले और भाग ले। मतलब प्रत्येक मंत्री को और महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सदन में बोले और भाग ले। इसके अतिरिक्त यह अधिकार भी दिया गया है कि सदनों की संयुक्त बैठक में बोले और भाग ले। इसके अतिरिक्त और यह अधिकार दिया गया है कि संसद की किसी समिति में अगर वह सदस्य हैं तो वह बोले और भाग ले। यानी कि 3 स्थानों पर, 3 बिंदुओं पर मिनिस्टर्स को राइट टू स्पीक एंड राइट टू पार्टिसिपेट की शक्ति प्रदान की गई है। राइट टू स्पीक यानी बोलने का अधिकार। यानी कि संविधान निर्माता इतना महत्वपूर्ण अधिकार संसद में मिनिस्टर्स को दे रहे हैं कि वह
सदन में बोले, राइट टू स्पीक। सदन यानी दोनों सदनों में जो है सदन, यही लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में उनको राइट टू स्पीक दिया गया है, और महान्यायवादी को भी राइट टू स्पीक दिया गया है। अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, उसमें भी मिनिस्टर्स को और न्यायवादी को बोलने का अधिकार दिया गया है, और बोलने के लिए उन्हें वहां पर उस बैठक में पार्टिसिपेट यानी भाग लेने का अधिकार दिया गया है कि आप जाइए, यू हैव राइट टू गो देयर एंड यू हैव टू स्पीक। क्या बोलना है, यानी कि पार्टिसिपेशन एंड राइट टू स्पीक का अधिकार दिया गया है दोनों को। और अगर मंत्री जी किसी समिति के सदस्य हैं, और सारी समितियां बनाई जाती हैं कानून के राज के हिसाब से देश चलाने के लिए, तो अगर किसी समिति के सदस्य हैं तो उस समिति में भी उन्हें राइट टू स्पीक और राइट टू पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया है। तो ऐसा क्या है कि बोलने का अधिकार दिया गया है और भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार आज जब हम देखते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों से तुलना करते हैं, तो हमें नजर आता है कि आज भी गांव में ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से अपने प्रत्याशी को वोट देने का अधिकार, जो कि संविधान प्रदान करता है, परंतु वह वोट नहीं दे पाते हैं, भयवश वह अपने इस अधिकार से स्वयं को वंचित रखने पे मजबूर हो जाते हैं। तो राइट टू स्पीक और राइट टू वोट दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में देश के नागरिकों को राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह बोल सकते हैं, कुछ निर्बंधनों के साथ वह बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक। और एक वोटर जब अपना वोट देता है तो वो भी राइट टू स्पीक ही है। वह बोलता है कि हमारा नेता कौन है, अपने वोट के माध्यम से, अपनी जुबान से नहीं बोलता है, वह अपने वोट के माध्यम से बोलता है। तो अगर किसी वोटर को वोट देने से वंचित किया जाता है या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो राइट टू स्पीक, जो कि उसका फंडामेंटल राइट्स है, उससे वंचित होता है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो गांव के अंदर जब या देश के अंदर किसी भूभाग पर ऐसी सर का नेटवर्क वीक है, मैं समझता हूँ अभी दोबारा वो पुनः जुड़ जाएंगे।
माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, क्या जुड़े सर? जुड़ गए, प्रोफेसर साहब का एक जुड़ गए। जुड़ गए। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा उनका वीक हो रहा है, मुझे लगता है। नेटवर्क की वजह से। स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा है गौतम जी। उसमें पार्टिसिपेट में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका नेटवर्क ही आज मुझे लगता है या तो खत्म हो गया या प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी का उनका वैसे तो दिख रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चलो, नहीं हो रहा। जब तक ये 5-7 मिनट के लिए फिर एडवोकेट के बहुत साहब को आमंत्रित करो, वो जुड़ते हैं जब तक के लिए। जी सर। जैसा आदेश हुआ है, अब मैं माननीय के बॉस साहब से अनुरोध करता हूं कि जैसा साहब ने आदेश किया है, और जब तक हमारे प्रोफेसर साहब नहीं जुड़ रहे हैं, साहब आप आए और इस वेबिनार में भाग लें और अपना 5 मिनट का वक्तव्य रखें। माननीय के बॉस साहब बोध गया से। माननीय के बॉस साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर, आप आए और अब अपनी बात रखें माननीय साहब। हेलो। जी साहब, आवाज आ गई आपकी। जी, वीडियो ओपन कर लो। थैंक यू जी, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही। हेलो। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी 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 जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर को नमन। परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी संविधान की चर्चा के क्रम में आज राष्ट्रपति, मंत्री वगैरह अधिकारों की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। तो अभी आपको बता दें कि संविधान, पहले भी हम बताए हुए हैं कि संविधान का जैसे 2 तरह का गवर्नमेंट होता है। एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया गया है। तो प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा हो जाते हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये मेंबर्स जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, वो पब्लिक द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और उसमें से जो मेजॉरिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो जितनी पार्टियां हैं, वो जितने पार्टी चुने गए
चुने गए जो अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मेंबर, उसमें जो मेजॉरिटी होती हैं, जिनकी होती है, उनका सरकार बनती है। और जो चुने हुए मेंबर्स लोग जिनको इलेक्ट करते हैं कि वो कौन होंगे प्रधानमंत्री, वही बनते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। और इसलिए और एक और विशेषता आपको बता दें जो हम लोग को बोलचाल के भाषा में मालूम होना चाहिए कि मंत्रिमंडल जो बनता है वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह होता है। ऐसा राष्ट्रपति का जो सिस्टम है अमेरिका में वैसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इलेक्शन के बाद। तो ये तुलना करने से समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है। इंग्लैंड, हम लोग का जो पार्लियामेंट सिस्टम है इंग्लैंड से मिलता जुलता है। तो जितने मेंबर होते हैं वो उनका जो मेजॉरिटी होते हैं उनका मंत्रिमंडल बनता है, उसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और मंत्रिमंडल जो है वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट का। मतलब जवाबदेह हुआ मतलब उसको अपना रिपोर्ट पेश करना पड़ता है और अपने आप प्रधानमंत्री कोई कानून नहीं बना सकता, उसको पार्लियामेंट में ही कानून प्रपोजल देना पड़ता है, बिल बन होता है, डिस्कस होता है, पास होता है, ये है। इसलिए इसको विधायिका बोला गया है। तो विधायिका अलग हो जाता है, कार्यपालिका अलग होता है। मंत्रिमंडल जब हम बोलते हैं वो कार्यपालिका में आ जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं वो विधायिका में आ जाता है। बोल चाल में ऐसा समझ में आए। बाकी डिटेल में तो धीमान साहब बता ही रहे हैं, लेकिन हम जनरल बताते हैं ताकि दिमाग में बैठे कि है क्या ये चीज। तो इस तरह से उसी तरह से स्टेट में भी जो है, स्टेट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उनका सरकार बनता है और वो स्टेट असेंबली के जिम्मेवार होता है। इस दोनों वही है, इंडिपेंडेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट भी दो तरह होता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट कराता है, एक फेडरल कराता है। यूनिटरी होता है कि जिसमें केंद्र ही सर्वे सर्वा होता है, लेकिन फेडरल में होता है कि नहीं, केंद्र कानून बनाने का अपना जुडिक्शन है और स्टेट को भी अपना जुडिक्शन है। अपने संविधान में लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र में कानून कौन बनाएंगे, ऐसे कर करके। लेकिन यहाँ पर एक मार्केबल बात है कि केंद्र के जो कानून बना दिया उसके विरोध में कोई स्टेट में उस स्पिरिट के विरोध में कोई कानून नहीं बन सकता, इतना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि जो क्लास जो होता है डिटेल क्लास होता है, डिटेल में हम लोग थोड़ा सा भेग जैसा लगता है कि भाई क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए कंसेप्शन जो क्लियर रहेगा कि हम लोगों को जैसे बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, उसमें लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया और राष्ट्रपति भी आ गए, ये होता है। तीनों मिला करके पार्लियामेंट। ये सब छोटा छोटा बात है जो दिमाग में बैठना चाहिए। अब पार्लियामेंट में तो लोग बिल्डिंग समझते हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, नहीं, पार्लियामेंट में 3 आ जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, हम लोग को कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए ताकि आप जो दिमाग जो डिटेल में बता रहे हैं, जो डिटेल बता रहे हैं वो समझ में आ जाए। और यहाँ पर ये है कि अच्छा, आप आगे बताने के पहले पूछ लें अब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं साहब, नहीं तो हम आगे बताएंगे फिर डिटेल। नहीं साहब, अभी जुड़ नहीं पाए हैं और समय भी हो रहा है साहब। ठीक ठीक ठीक, हाँ तो समय भी होना ठीक है, तो यहीं पर हम भी करते हैं। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साथ आपने 2-4 मिनट में ही आपने एक मोटा प्रारूप के रूप में संविधान की जो संस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अवगत कराया है। क्योंकि समय भी हो रहा है और मैं जी जी, अब हमारे आज इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, मैं साहब से अनुमति करता हूं, आज वह अनुरोध करता हूं कि वह आप आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आज का रखें। माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब जी। सर वॉल्यूम खोलता हूं सर आपका।
सर आप माइक अनम्यूट करें। हाँ, माइक अनम्यूट है। जी जी सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणा के सागर महात्मा बुद्ध जी और बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में समस्त जुड़े हुए हमारे बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय बौद्ध सभा महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री धर्म प्रकाश जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल साहब जी और समस्त राष्ट्रीय सचिव और संयोजक सबको मेरा जय भीम। आज के इस वेबिनार में जैसे कि पिछले साल से हमारे प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब हमें संविधान वाचन के माध्यम से संविधान में जो प्रोविजन है उनके बारे में डिटेल से बता रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए ये आशा करता हूं कि हमें उनके वाचन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शायद जहां से हमें पहले मिलनी चाहिए थी आज तक हम उससे अनवज्ञ थे। और मैं समझता हूं कि ये जो संविधान वाचन की जो चर्चा है ये हमारे देश के नौजवानों और बुद्धिजीवी जो इस सामाजिक परिवर्तन में लगे हुए हैं या इसको सामाजिक परिवर्तन के लिए जो बदलाव लगाना चाहते हैं उनको संविधान की जो धाराएं हैं उनके बारे में पहले अवगत होना अति आवश्यक होता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो ये कार्यक्रम जो चला रही है तो इसके माध्यम से वो लोग जो इस कारवां को आगे लेकर चल रहे हैं उनके लिए ये अति फायदेमंद साबित होगा। और मैं आज 14 मार्च है तो मुझे अब ये कहना है कि कल 15 मार्च को हमारी जो त्याग की मूर्ति मानवर काशीराम साहब का भी जन्मदिन है। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से उनके चरणों में नमन करता हूं क्योंकि मानवर काशीराम साहब से ने जो कारवां 1964-65 से चलाया था और फिर 1996 में उस मूवमेंट को एक पाया तकमील तक पहुंचाया था। तो आज हम किस जगह खड़े हैं उसके लिए हमें अभी उनके जो कारवां को जो बाबा साहब ने कारवां दिया था और उन्होंने हदायत की थी कि अगर आप इस कारवां को आगे नहीं ले जा सको तो कम से कम पीछे भी नहीं जाने देना चाहिए। तो हमें अब इस पर सोचना चाहिए कि हम आज किस जगह खड़े हैं। तो साथियों मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ कल मानवर काशीराम साहब के
जन्मदिन के अति जो उनको दिल की गहराइयों से ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपनी जुबान को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब जी। आपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखा और आपने कल जो मान्यवर साहब की जन्म जयंती है उसके बारे में भी आपने अवगत कराया है। मैं अब समय हो चुका है, मैं हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हैं, मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब कल के प्रोग्राम के बारे में भी और आज आरसी दीवान साहब थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, बाकी का साहब का बहुत बहुत मैं उनको आभार पेश करता हूं क्योंकि वो प्रति सोमवार को अपना टाइम निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर वह हम सभी लोगों को सिखाते हैं, संविधान का ज्ञान देते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज संस्थापक के अध्यक्ष माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं, साहब आप आएं और अपना भी 1-2 मिनट आशीर्वाद स्वरूप हमें इस वेबिनार में बात रखें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे आदरणीय अध्यक्ष रतनलाल चरगोत्रा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का, जो बड़ी बारीकी से संविधान की जानकारी हमको देश भर में दे रहे हैं। हमारे आज के संचालक युवा साथी योगेश गौतम जी और देश भर से जुड़े सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और खुशी की बात यह है कि पिछले 1.5 वर्षों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने संविधान चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बड़ी बारीकी से हमारे आरसी धीमान साहब संविधान की जानकारी दे रहे हैं। इससे खुशी हमें यह है कि अब जो दूसरे हमारे संगठन हैं वो भी मैंने देखा है कि उन्होंने भी संविधान की चर्चाएं अपने अपने जूम पर या अपने अपने नेटवर्क पे शुरू कर दी है। तो एक दिशा देने का काम, सोते हुए समाज को जगाने की एक प्रथम कड़ी में खड़ा होने का ये अवसर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा, बुद्ध और उनका धम्म का वाचन, उसके लिए भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से वो कार्यक्रम शुरू किया गया। और जो छोटे छोटे संगठन हैं, मैंने देखा है कि वो भी अब बुद्ध और उनके धम्म के वाचन पर जोर दे रहे हैं। तो यही मुख्य मकसद है कि दिशा तय करना और उस दिशा पर समाज को अग्रसर करना, दिशा तय करना, रास्ता तय करना और उसी रास्ता पर समाज के विभिन्न अंगों को चलाना। तो इसमें बड़ी तेजी से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सफलता मिल रही है। इसके लिए हम सब धन्यवाद कर रहे हैं। कल माननीय काशीराम साहब की 88वीं जन्म जयंती, 88 जन्म जयंती हम लोग रात को 8 बजे फिर सेलिब्रेट करेंगे, इकट्ठा होंगे। अपने सीनियर साथी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय तुलसीराम लागी साहब की अध्यक्षता में कल मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पर हम चर्चा करेंगे और उनकी चर्चाओं से कुछ प्रेरणा लेकर मूवमेंट को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने साथियों को तैयार करेंगे। और मैं इसके साथ ही यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी साथी कम से कम कल 10-10 साथियों को और तैयार करें, तो ज्यादा से ज्यादा साथी जोड़ें, 200, 250, 300 साथी जोड़ें, जिससे मान्यवर काशीराम साहब की जो जीवन संघर्ष यात्रा है उसका कुछ भाग कल चर्चा में शामिल होगा। तो उससे भी हमारी नई पीढ़ी, हमारे साथी अवगत हो सके। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 10-10 अपने नए साथियों को आप लोग और जोड़ने की कोशिश करें, भरसक प्रयास करें
और आगरा के साथियों ने 20 मार्च को मातृ वैश्यवा भवन में प्रोग्राम रखा है, जो एसी हॉल है, बहुत अच्छा हॉल है, जिसकी बुकिंग के 45,000 रुपए लगते हैं एक दिन के। और उसको जो रखा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 66वें आगरा आगमन पर वह माननीय काशीराम साहब की 88वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वो आयोजित किया गया है। और उसके चीफ गेस्ट है हमारे जो रिटायर्ड आईएएस माननीय हीरालाल साहब, माननीय केसी पिपल साहब, और उसके मुख्य वक्ता हैं हमारे संविधान वाचक माननीय प्रोफेसर आशी धीमान साहब। तो ये कल सूर सदन में 20 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा आगरा के साथी उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सूचना भी मैंने आप लोगों को दी। तो अब इसी के साथ हमें एक बार फिर निवेदन कि कल ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की आप लोग सभी जनेगा की कोशिश करें। और मैं अब योगेश रतन जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नौ बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने अनुरोध स्वीकार किया और आपने कल की जो वेबिनार है मान्यवर साहब जी का जीवन संघर्ष पे जो चर्चा होगी और उसका आपने दिशा निर्देश दिया है कि कम से कम 10-10 साथी, कम से कम 10-10 साथी तो हम सभी लोग बिठाएं। और मैं ऐसी कामना करता हूं सारे हमारे वेबिनार में उपस्थित सभी सदस्यों ने सुना है और वो कोशिश करेंगे अपनी। और जैसा आपने एक वक्तव्य रखा अपना कि दूसरे भी साथी हमारे जो अनुपालन कर रहे हैं आरबीएम का, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय है। तो मैं अब आगे वेबिनार को बढ़ाते हुए सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे रहें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें। सभ्य